हेलो एंड जय हिंद टू यू ऑल। सो गाइज, मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का SSCB यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमने पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करी हुई है। आज का हमारा लेक्चर 10 है। सो गाइज, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने टेलीग्राम खोलना है, उसमें SSCB को सर्च मारना है और चैनल को ज्वाइन करना है। इससे होगा क्या, आपको डेली करंट अफेयर वहां पे मिलेंगे, क्वेश्चंस मैं वहां पे डालता हूं। तो गाइज, आज का जो हमारा बेसिक मुद्दा होने वाला है इस वीडियो का, वो होगा 1945 का जनरल इलेक्शन। यानी कि 1945 का जनरल इलेक्शन का मतलब है आम चुनाव। तो ये जो आम चुनाव हुए थे, ये ब्रिटिश भारत के अंतिम आम चुनाव थे। इसके बाद आपको पता है 1947 में ब्रिटिशर जो थे भारत को छोड़ के जा चुके हैं। अब आपने अभी तक ये देखा, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी देखी नहीं है तो देख लेना जाके, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जहां पर आपने 3 लिस्ट के बारे में देखा था। यूनियन लिस्ट, जिसको हम फेडरल लिस्ट भी कहते हैं, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट आपने देखी। अब 1945 का जनरल इलेक्शन होता है, क्योंकि आपको पता है 1935 में जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, भारतीय शासन अधिनियम, उसमें कहा गया था कि भारत में चुनाव होंगे और चुनाव हुए भी। और उन चुनावों के बाद जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल था उसने 28 महीने में रेजिग्नेशन दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था और अंग्रेजों ने भारतीयों से बिना पूछे भारत की सेना वर्ल्ड वॉर 2 के लिए रवाना कर दी। इससे कांग्रेस बहुत नाराज होती है और नाराज होने के बाद वो अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देती है। हालांकि उसके बाद उनके बीच में बातें होती है, कई बातें, जैसे कि आपका बहुत चीजें में मतभेद जो हो गया था ब्रिटिशर और INC के बीच में। तो अब यहां पर आपको पता है 1942 में क्या होता है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि व्यापक रूप से सफल रहा था। अब होता है 1945 का जनरल इलेक्शन। अब इस 1945 के जनरल इलेक्शन में आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखी हैं? अब यहां पे आप सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखते हो गाइस, कि जो वॉइसरॉय थे एट दैट मोमेंट 1945 में, वो थे लॉर्ड वेवेल। ये जो भारत के वॉइसरॉय थे, इन्होंने बोला कि जो सेंट्रल और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, जैसे कि आज के डेट में आप देखते हो राज्यसभा और विधानसभा, और स्टेट्स में आप अलग से विधानसभा देखते हो। तो अब ये बोल रहे हैं कि लोकसभा, आज के डेट के लिए आप लोकसभा मान सकते हो कि लोकसभा के चुनाव होंगे और राज्यों में भी चुनाव होंगे। आज की डेट के प्रोस्पेक्टस से मैं ये कह रहा हूं। तो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में चुनाव कराए जाएंगे कब? जो कि हुए थे दिसंबर 1945 से जनवरी 1946 के बीच में। तो ये टाइम पीरियड है, ये आपने याद रखना है इसमें। और ये ब्रिटिश भारत के अंतिम आम चुनाव थे, क्योंकि इसके बाद आपको पता है 1947 में ब्रिटिशर्स छोड़ के चले जाएंगे भारत को, 15 अगस्त 1947। अब यहां पे आपने देखना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें हमने बात करी थी फेडरेशन की, संघवाद की बात करी थी। उन्होंने उसमें यह कहा था कि जो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं और जो राजा के अधीन जो टेरिटरीज हैं, उन सबको मर्ज कर दिया जाएगा और भारत का निर्माण करा जाएगा, एक भारतीय संघ का निर्माण करा जाएगा। तो यहां पे आपने देखना है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसने ऑल इंडिया फेडरेशन की बात तो करी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो भारत में जुड़ना नहीं चाहते थे। अंत में आपको पता है हैदराबाद हो गया, जयपुर, जैसलमेर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे, जूनागढ़ हो गया, तो कुछ ऐसे स्टेट्स थे, जैसे कि आपका JNK भी है। तो ऐसे कुछ स्टेट्स थे जो भारत में जुड़ना नहीं चाहते थे, और वो चाहते थे पाकिस्तान में भी जुड़ना नहीं, वो चाहते थे इंडिपेंडेंट रहना, अपना ही एक अलग देश बने रहना चाहते थे। अब हुआ क्या कि 375 मेंबर्स थे, ठीक है, जिसमें से क्या हुआ, 102 इलेक्टिव सीट्स थी, यानी कि 375 मेंबर्स जो टोटल बन के आ रहे थे उस टाइम लोकसभा में, वो नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता है कि इस हिसाब से आप इलेक्शन नहीं कर पाओगे। इलेक्शन इन्होंने करा 1919 के हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हिसाब से इन्होंने इलेक्शन करा है, क्योंकि ये चाहते थे कि जो इलेक्शन हो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से हो, लेकिन हुआ नहीं, हुआ 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से। तो यहां पर 102 सीटों में चुनाव कराया जाता है। अब इस चुनाव में होता क्या है, तो यहां पे आप देखेंगे कि जो चुनाव है, उस चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि जो भाई INC है, हमेशा जीतती आती है, आपको पता है। INC एक बहुत ही बड़ी पार्टी बनकर उभरी
जिसमें से क्या करा इन्होंने 102 सीट्स में से 59 सीट्स जीत ली, यानी कि आप 60 मान सकते हो, यानी कि यहां पर बहुमत इन्होंने ले लिया। और वही अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की यानी कि ML, तो मुस्लिम लीग ने सिर्फ जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यानी कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, मुस्लिम जहां पर क्या है मेजोरिटी में है, वहां की अलग सीट्स थी, वो रिजर्व सीट अलग होती हैं गाइस, यहाँ पे आपने इसी को ध्यान देना है, उसकी रिजर्व सीट्स अलग थी, ये 102 में नहीं आती। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि मात्र ये 30 सीट्स ही क्या करे जीत पाए, ठीक है। और इन्होंने किसी भी एक तरीके से ये आप ये मान सकते हो कि यहां पर इन्होंने मेजॉरिटी हासिल नहीं करी, ठीक है। तो यहां पे इस चीज का ध्यान रखना है कि इनको 30 मिली थी और इनको लगभग 60 मिली थी, 59-60 इनका अंतर आता रहता है। अब यहां पर जो 13 सीट बचती हैं इसमें से क्या हुआ था, 8 जीती थी यूरोपियंस ने, यूरोपियंस यानी कि क्या मानोगे आप, एंग्लो इंडियंस को, ठीक है। 3 सीट जीते थे कौन, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, जो अपने आप उठते, इनकी कोई पार्टी नहीं होती, जिनको जो चाहते हैं कि मैं बिना किसी पार्टी के उठूं और मैं स्वतंत्र रूप से उठ जाऊं, तो वो होते हैं इंडिपेंडेंट। 2 सीट जीती थी अकाली दल, आज की डेट में भी आपको मिल जाएगा, पंजाब में इनकी सरकार है, अकाली दल ने, ठीक है, क्योंकि वहां पर सिख कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी पंजाब प्रोविनेंस में, तो पंजाब में 2 सीट जीती थी अकाली दल। तो ये रिमेनिंग 13 में से जो रिमेनिंग थी मैंने आपको बता दी, 8 जीते थे यूरोपियन कौन थे, जो ब्रिटिशर थे भारत में, वो लोग भी इस इलेक्शन में जीते थे, ठीक है। बेसिकली बात लोकसभा की हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आप, कांग्रेस का मुद्दा क्या था इस चुनाव के लिए, कांग्रेस क्या चाहती थी, तो कांग्रेस का यहाँ पे मुद्दा ये था कि यहाँ पे क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन हम शुरू करेंगे, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का हम समर्थन करेंगे। अब ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स पूर्ण रूप से भारत से चले जाएं और हमको सत्ता दे दें, हम यहाँ पे सरकार चलाएं, अपना देश स्वतंत्र करें। वहीं मुस्लिम लीग इस चुनाव से पहले लोगों से क्या वायदे कर रही थी, तो वो ये कह रही थी कि हम एक अलग राष्ट्र बनाएंगे मुस्लिम्स के लिए, यानी कि एक अलग देश का निर्माण कराया जाएगा जैसे कि पाकिस्तान। अब टोटल 11 प्रांतों में इलेक्शंस होते हैं, जिसमें से कांग्रेस 8 प्रांतों में जीत जाता है। पिछले 1937 वाले में क्या हुआ था, 1937 के जनरल इलेक्शन में क्या हुआ था, जो कांग्रेस थी मात्र 5 प्रोविनेंस यानी कि 5 प्रांतों में जीती थी, लेकिन इस बार क्या हुआ, 1945 के जनरल इलेक्शन में ये 8 प्रांतों में जीती। ये 8 प्रांत कौन से थे, आसाम, बिहार, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविनेंस, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविनेंस, उड़ीसा और NWFP। तो ये 8 प्रांत थे जहां पर जो कांग्रेस है वो जीत गई थी, ठीक है। लेकिन अब यहां पे ये कह रहे हैं ये कि जब हम जीते ये कुछ इतना खास हमारे लिए नहीं था, ठीक है, क्योंकि 1937 के इलेक्शन में इन्होंने क्या करा था, इन्होंने 5 में तो जीत हासिल करी थी और 1 में सबसे बड़ी पार्टी बन के भी उभरे थे और 2 में सबसे ज्यादा सीट्स, 2 प्रांतों में सबसे ज्यादा सीट भी इन्हीं के हाथों में थी। जैसे कि आप मान सकते हो असम और सिंध वाले एरिया कौन से थे जहां पर ये लोग जीते थे, मतलब इनके यहाँ पे बहुमत आया था। अब पूर्ण रूप से बहुमत सरकार बनाने के लिए तो आपको यही वाला चाहिए, वोन वाला, ठीक है। लेकिन कभी क्या होता है कि आपकी जो पार्टी है वो एक अच्छे स्टैंड में होती है, अच्छे स्टैंड में होती है कि हाँ ये पार्टी भी किसी और से गठबंधन कर सरकार बना सकती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार क्या हो गया, इस बार सिर्फ 8 में जीती है। 1937 का जो इलेक्शन था इसमें वो 5 में तो जीती थी, साथ ही साथ जो बचे हुए प्रांत थे उसमें भी उनके सीट्स जो थी, जो MLA की सीट्स थी वो बहुत अच्छी आई थी, यानी कि वहां पर भी उनका एक अच्छा स्टैंड था। अगर बात करते हैं मुस्लिम लीग की, ये सिर्फ 3 प्रांतों में जीती। वो 3 प्रांत कौन से थे, वो थे बंगाल, सिंध और पंजाब। पंजाब का वाला कौन सा एरिया है गाइस, ये जो प्रेजेंट डे में भारत में पड़ता है और थोड़ा बहुत पाकिस्तान में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इन्होंने, लेकिन मुस्लिम लीग ने यहां पर अपनी स्थिति को सुधारा, क्योंकि आपको पता है 1937 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग का जो प्रदर्शन था वो इतना इंप्रेसिव नहीं था, लेकिन अब इंप्रेसिव हो गया। कैसे हुआ ये आपने समझना है, क्योंकि लोगों ने 1937 में कांग्रेस को जिताया। अब कांग्रेस ने उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, कैसे, अपना मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया, दोबारा से इलेक्शन कराए गए। अब जनता का कहना यह था कि ठीक है उन्होंने सेना भेजी तो आपको उन्हें डिप्लोमेटिक तरीके से बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने बोला कि आपने भेज दी, हम अपना मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देते हैं। हमने अब जनता ये बोल रही है हमने तो आपको चुना था, आपने क्यों छोड़ा ऐसे। तो
वहां पे मतभेद हो जाता है और थोड़ा बहुत यहाँ पर जो एक तरीके से वोटिंग था, वोट जो था वोट बैंक वो कट जाता है और इसीलिए जो प्रदर्शन है थोड़ा बहुत कांग्रेस का वो न्यूनतम स्तर पे आ जाता है, यानी कि थोड़ा लो हो जाता है, थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। अब जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उस समय सबसे बड़े लीडर कांग्रेस के, उन्होंने पहली भारतीय सरकार का निर्माण किया। उन्होंने अनाउंस करा था 24 अगस्त 1946 को कि हम सरकार बनाएंगे और 2 सितंबर 1946 को उन्होंने सरकार बना दी, जिसे हमने बोला इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार क्या होती है? जब आपके देश में या आपके राज्य में कोई और शक्ति, कोई और पावर पहले से राज कर रही होती है और उसी की छत्र छाया में, उसी के अंडर आप एक और गवर्नमेंट का निर्माण करते हो जो कि उस राज्य को चलाएगी, उस देश को चलाएगी, उसे हम बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि अंतरिम सरकार, जो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई थी। हालांकि इस इंटरिम गवर्नमेंट का हेड अभी भी कौन होता है? वाइसरॉय ऑफ इंडिया होता है। अब आपको पता है जो कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, 1935 में जो जनरल इलेक्शन कराए गए, इस पार्टी के लीडर उस समय कौन थे? वो थे शरद चंद्र बोस, ठीक है। और आपको पता है मुस्लिम लीग के जो 1945 के जनरल इलेक्शन हुए, इसमें लीडर कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। अब क्या हुआ? यहाँ इलेक्शन खत्म हो गए, सरकार बन गई 2 अगस्त 1900, यहाँ पे मैं आपको बताया था 46 में, तो 2 सितंबर 1946 में सरकार बन जाती है, सबको मंत्रिमंडल मिल जाते हैं, जैसे कि आपको डिफेंस मिनिस्टर, वो हालांकि वो मैं आपको अब बताऊंगा, अभी जो हमारा पहला मंत्रिमंडल है फर्स्ट इंटरिम कैबिनेट, जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो उसी पर आएगा कि किस किस को कौन कौन सा मंत्रिमंडल मिला है। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर आएगा, राजेंद्र प्रसाद, बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कि जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो पहले किस पोर्टफोलियो, यानी कि पहले वो किस विभाग के मंत्री थे, तो वहां पे उनका एग्रीकल्चर आता है, हालांकि उनको फूड, खाद्य और सामग्री का भी उनको मिला था। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 1945 में कांग्रेस का लीडर उस समय कौन था? शरद चंद्र बोस थे, और मुस्लिम लीग के कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि एंड तक भी उनके लीडर रहे हैं। अब क्लेमेंट एटली, ठीक है, अब एटली कौन थे? क्लेमेंट एटली जब भारत आजाद हुआ उस समय इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के क्या थे? एक तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। तो एटली ने क्या करा? यहां पर एक हाई पावर कैबिनेट कमीशन का निर्माण करा और उसे भारत भेजा। उसमें 3 मेंबर होते थे, ठीक है, उसमें 3 मेंबर होते थे, तीनों के तीनों कैबिनेट मिनिस्टर के थे, इसीलिए इस मिशन का नाम रखा गया कैबिनेट मिशन प्लान। अब इसको मैं अगले वीडियो में भी कवर करूंगा, कैबिनेट मिशन प्लान को। यहां पर मैं आपको हल्का बता देता हूं, कैबिनेट इसीलिए बोला गया क्योंकि यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर्स थे जो इसके हेड थे। बहुत बार आता है हु इज द हेड ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान 1946, तो उसका आंसर होगा सर पैट्रिक लॉरेंस। इसके 2 मेंबर और कौन थे? हालांकि इसमें मैं बता दूं आपको टोटल 3 मेंबर होते थे, जिसका कि एक का नाम मैं आपको बता चुका हूं, सर पैट्रिक लॉरेंस। सर स्टैफर्ड क्रिस्प ये आपके दूसरे मेंबर थे, और सर एवी अलेक्जेंडर इसके तीसरे मेंबर होते थे। ये तीनों मेंबर बहुत बार पेपरों में आता है गाइस। तो 3 मेंबर की कैबिनेट मिनिस्टर की एक कमेटी भारत भेजी जाती है ताकि वो चेक कर सके यहां पर कि भारत क्या संविधान बना पाएगा अपने लिए, क्या वो अपने लिए एक ऐसा संविधान बना पाएगा जिससे वो देश चल सके, जिससे वो देश के जो नागरिक है वो सभी के सभी उस संविधान को अपनाएं। क्योंकि संविधान क्या होती है? रूल बुक होती है। संविधान होता है जहां पर लोग उस पर विश्वास कर सके, देश जिसे चलता है तो उसे हम संविधान कहते हैं। क्या ये बना पाएंगे? ये ऐसा अंग्रेजों का कथन था। हालांकि उस समय गांधी जी ने ये कहा था कि जो भारत के लिए संविधान है वो अपने आप भारत खुद बनाएगा, उसमें भारत किसी और की हेल्प नहीं लेगा। बेसिकली उन्होंने यहाँ पर टोट कसा था किसको? एक तरीके से ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन को शक था कहीं ना कहीं कि वो भारत जो है नहीं बना पाएगा संविधान। हालांकि भारत ने ऐसा कर दिखाया, 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंतराल में इन्होंने संविधान बना दिया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि किसी प्रकार से हमारी चीजें चलती हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइज ये है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों का, मुझे काफी मोटिवेशन मिल रहा है। ऐसे ही अगर आपको कुछ और भी पढ़ना है सब्जेक्ट तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, मोटिवेशन मिलता है मुझको। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।